नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरजी टॉक्स सीरीज़ में। आज हमारे साथ आरजी एकेडमी के एक स्पेशल स्टूडेंट हर्ष अजमेरा है। इन्होंने जेईई एडवांस्ड 2025 में AIR 819 रैंक हासिल की। ये अजमेर सिटी के टॉपर रहे और IIT मद्रास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। हर्ष के साथ इनकी मदर डॉक्टर स्वाति अजमेरा भी हमारे साथ में है। स्वागत है हर्ष एंड डॉक्टर स्वाति। हर्ष, अपन जब IIT मद्रास के कैंपस में एंटर कर रहे थे, अजमेर से IIT मद्रास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तक की जर्नी, वहाँ कैसी फीलिंग थी? इतना बड़ा कैंपस और IIT का ब्रांड नेम, टॉप 5 IITs में से एक IIT में, और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जा रहे हो जो कि बहुत ही सॉट आफ्टर डिपार्टमेंट है। तो आपकी कैसी फीलिंग थी वहाँ पर? मेरे को कैंपस देख के तो बहुत अच्छा लगा था और वहाँ पहुँचने के बाद फीलिंग आई थी कि हाँ कुछ अचीव किया है। हाँ, ठीक है मैम। जब रिज़ल्ट आया और आपने स्क्रीन पे हर्ष का नाम देखा, फिर उसके बाद में कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस आए आपके पास में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। नेक्स्ट डे आपने अखबार में हर्ष का फ्रंट पेज पे फ़ोटोग्राफ देखा, सारे कलीग्स का, रिलेटिव्स का, सबका आपके पास मैसेजेस आ रहे थे। एज अ मदर आपकी कैसी फीलिंग थी? मैं बता ही नहीं सकती सर, ये तो एक्चुअली उस समय बहुत सारे इमोशंस थे और रोना भी आ रहा था, बट बहुत अच्छा लगा था सर उस समय। बहुत ही जी। मतलब ऐसा लग रहा था कि इसने मुझे पहचान दे दी है। हाँ, मतलब इसके नाम से मुझे जाना जा रहा है, ये फीलिंग बहुत अच्छी थी सर। मतलब एक्चुअली आप 1 साल 6 महीने बाद में भी इस इमोशन को रिलीव कर पा रहे हैं। और एक्चुअली अभी भी मैं किसी IAS मैम से मिली थी, डॉक्टर सीमा करके हैं आप ABBNL में, शायद उनकी बेटी इसकी कलीग रही होगी। मैं वहाँ गई तो ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे, तो जैसे ही मैंने बोला कि मेरा बेटा वहाँ पर है और हर्ष का मैंने नाम बताया, तो वो इतनी सरप्राइजिंगली वो अपनी सीट से खड़ी हो गई लिटरली कि आप हर्ष की मदर हो, आप हर्ष की मदर हो। मेरी बेटी ने मुझे बार बार मतलब पेपर में उसकी फ़ोटो दिखाई है और वो ऐसा। तो हमने बहुत देर तक बैठ के बात करी। वो RS हैं, सीनियर है काफ़ी। तो इतना अच्छा लग रहा था कि हर्ष ने के नाम से मतलब वो मुझे रिजेंबल कर रही है, मुझे पहचान दे रही हैं। तो हर्ष ने मुझे अपनी पहचान से मेरी पहचान बनाई है। मैं इस चीज़ को उससे कोरिलेट कर सकती हूँ। बिल्कुल, ये एक पेरेंट के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि पेरेंट को अपने बेटे बेटी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, ये खुशी मुझे हर्ष ने दी है कि बहुत से लोग मुझे इसकी वजह से जानते हैं अब अजमेर में। मेरी अपनी पहचान तो है ही, लेकिन इसकी वजह से भी मेरी बहुत सारी पहचान बनी है। मंदिर में जाती हूँ तो जो इसके साथ के बच्चे होंगे, जो कहीं ना कहीं इसके साथ पढ़े होंगे, उनकी मदर्स मुझे रिजेंबल करती हैं अब कि अच्छा आप हर्ष अजमेरा की मदर हो, मेरी सरनेम से। और इनसे बहुत सारे लोग मुझे जानने लगे हैं और इसको भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इवन मेरे साथ जो स्टाफ है हॉस्पिटल में, उनका बेटा है, वो पढ़ रहा होगा, तो अभी वो शायद 11th में है। तो उसके कलीग्स ने जब सुना कि ये कौन है क्या है, तो मेरा स्टाफ भी बहुत ग्रेटफुल है इस चीज़ को, बहुत खुश होता है कि हमारी मैम का बेटा उसने टॉप किया, हमारी मैम का बेटा उसने टॉप किया। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है सुन के। इसको तो हमने कभी बताया नहीं है, लेकिन अच्छा बहुत लगता है कि हाँ इसने हमें पहचान तो दी है, घर में, फैमिली में, सब जगह ओवरऑल। हर्ष, क्लास 10th में जब आप थे, क्लास 9 10th में, और आपके पास CI बोर्ड था, तो एज अ स्टूडेंट आपकी प्रोफाइल कैसी थी? मतलब आप पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, स्पोर्ट्स में ज़्यादा थे, या सब कुछ बैलेंस करके चलते थे? उस टाइम पे आपका कैसा व्यक्तित्व था? मैं 9th क्लास तक तो मतलब नहीं पढ़ता था, 8-9 तक। हाँ। फिर 10th क्लास से एकदम 9th के एंड से लेकर 10th क्लास तक पूरा फिर वो मोमेंटम बना रहा। राइट। और फिर मतलब चैलेंजिंग, मतलब ऐसे पक्का नहीं था क्या करना है, तो जेईई एक अच्छा ऑप्शन था इसलिए चुन लिया। ओके, तो क्लास 10th के बाद जेईई एडवांस करने का मन, IIT में जाने का मन कैसे आया? मतलब ऐसे दोस्तों ने भी बताया था कि ये IIT वगैरह होता है, पेरेंट्स ने भी बताया था। हाँ। और थोड़ा यूट्यूब पे भी देखा था और जेईई का पेपर के बारे में सुना था कि अच्छा, मतलब, और मेरे को साइंस मैथ अच्छी लगती थी। ओके, मैथ्स आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था? हाँ, मतलब मैथ्स मेरा पहले से मतलब अच्छा लगता था मैथ्स। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो क्लास 10th के बाद IIT की तैयारी की बात आती है तो कुछ लोगों को लगता है कि भाई बड़े शहर में जाना चाहिए, बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहिए जहाँ से टॉप रैंक्स आती है। कुछ लोगों का ख्याल ये भी रहता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। तो आपने इन सब के बीच में, इन कन्फ्यूजन्स के बीच में RG को कैसे प्रेफरेंस दी? ये सब चॉइसेस मेरे दिमाग में भी आई थी, लेकिन मतलब एक बात तो चुनना ही था। और यहाँ पर घर वालों के सपोर्ट रहता है, ये खाना पीना, अगर बाहर जाता तो वो सब दिक्कत भी आती है, डिस्ट्रैक्शंस भी रहता। और मतलब बाहर जाके लोग हो जाते हैं कभी कभार
गलत राह पे चले जाते हैं, ऐसा सुना था। और कोटा वगैरह दिमाग में था ऑप्शन, और मेरा दिल्ली में भी घर तो है तो मैं वहाँ भी जा सकता था, लेकिन मतलब एंड में यही चुना। और मतलब यहाँ पे जब आया तब यहाँ पे टीचर्स पे पूरा एकदम ऐसे ट्रस्ट करा, और फिर ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो उसके बाद उन्हीं की बातें सुनते रह गए और सुन के आगे बढ़ते रहे। फिर कभी पीछे मुड़ के ऐसा नहीं लगा कि यार अपन चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं? नहीं, मतलब मुझे यहाँ का पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा था, लगने लग गया था स्टार्टिंग से ही, मतलब पूरा एकदम बेसिक से। और मतलब मेरा तो बोर्ड भी अलग था तो थोड़ी कैलकुलेशंस में दिक्कत आती थी, लेकिन टीचर्स ने उसमें मेरी मदद करी थी। मैम, आपको भी जैसे कलीग्स के थ्रू और बाकी एक्सटेंडेड फैमिली में आपने सुना होगा कि बाहर जाके तैयारी करनी चाहिए, तो कैसे डिसाइड किया कि हर्ष को यहीं अजमेर में ही रखना है? क्या पैरामीटर्स थे कोचिंग के सिलेक्शन को लेकर? पैरामीटर्स उस समय तो ये था कि सीकर भेज दूँ, कोटा भेज दूँ, जयपुर भेज दूँ, दिल्ली भेज दूँ, लेकिन बहुत कंफ्यूज थी कि मैं अपने आप से दूर भी नहीं करना चाहती थी। ये बड़ी ग्रोइंग एज होती है, इसमें बच्चे डिस्ट्रैक्ट भी बहुत जल्दी होते हैं, ऐसा मेरी फीलिंग थी कि पढ़ाई की जगह और चीज़ों में चला गया तो मुझे पता भी नहीं चलेगा एक्चुअली जी। फिर माइंडसेट थोड़ा सा वहीं से चेंज हो रहा था। फिर मैं आपसे मिली थी तो आपकी एक बात मुझे बहुत स्ट्राइक करी। आपने बोला कि जहाँ पर आप रहो वहाँ पे आपको इसको पढ़ाना है, आप चाहे आप दिल्ली जाओ, चाहे आप सीकर जाओ, चाहे आप जयपुर जाओ, कहीं भी जाओ। तो मैं अपनी जॉब की वजह से कहीं इधर उधर मूव नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने एक बार, ये हार्ड डिसीज़न मेरा ही था, मैंने कहा मतलब हम दोनों का ही था, हम पेरेंट्स का, कि हम अभी तो तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे, अगर कुछ लगेगा तो हम बाद में चेंज कर लेंगे, लेकिन अभी हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे इस समय। और घर पे ये था कि प्रॉपर इसके लुक आफ्टर, खाने पीने को लेकर, इसकी तबीयत को लेकर, बाकी चीज़ों के लिए हम थे ही एनी टाइम, तो वो सब सपोर्टिव था। और कुछ घर वालों ने भी यही राय दी कि इस समय बच्चे को अपने पास ही रखो, अपने पास रह के जो करवा सकते हो वो, बाहर जाके ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होने वाला है, कम ही होगा उससे। तो फिर मैंने मूड चेंज करके इसको, टिपिकली माइंडसेट हो गया था मेरा कि मुझे यहीं डालना है, और कुछ मैंने फिर सोचा ही नहीं उसके बाद। पीछे मुड़ के अपन देखें आज, तो आपको अपने डिसीजन के बारे में कैसा फील होता है? डिसीज़न हमारा बिल्कुल राइट था। पहली बार ही मतलब हमारे दिमाग में ये आया था कि हमने जो, इवन हमारा डिसीज़न 11th में ही बन गया था, क्योंकि ये बहुत सेटिस्फाइड था। इसने हमें यही बोला कि मैंने जो डिसाइड किया मैं उसको बिल्कुल भी लेकर के मैं रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ, और मैं खुश हूँ, मेरा ये डिसीज़न बिल्कुल सही रहा। उस समय तो थोड़ा सा हमने इसका माइंडसेट भी बनाया कि नहीं यहीं रहना, हो सकता है इसे बुरा भी लगा हो कि मुझे बाहर नहीं भेज रहे, क्योंकि इसके दोस्त कुछ जा रहे थे, कोई बॉम्बे जा रहा था, कोई कोटा जा रहा था, तो हम थोड़े से हार्ड हो गए थे उस समय कि नहीं हमें तो यहीं रहना है। लेकिन फिर जैसे ये खुश रहा तो फिर मुझे भी कभी नहीं लगा। और बहुत सारी चीज़ें जो इसकी लाइफस्टाइल में मैंने चेंजेस देखे, इसने खुद अपने स्मार्टफोन्स और गैजेट्स वगैरह सब हमें हैंड ओवर कर दिए, मतलब बिल्कुल जैसा आप लोगों ने इसको गाइड किया, मुझे नहीं लगता कि ये कभी उस लीक से हटा है। मतलब ये डिसिप्लिन ये शुरू से है, लेकिन इस चीज़ को लेकर के जो और डिसिप्लिन था वो टोटली आरजी में आके इसमें आया। जी, हमारे व्यूअर्स एक्चुअली जानना चाहेंगे थोड़ा एलैबोरेट करके क्या चेंजेस आए पर्सनालिटी में आरजी में आने के बाद में, क्लास 10th के बाद में? पर्सनालिटी में आजकल जैसे पता है कि सारे बच्चे सोशल मीडिया में और पूरे टाइम मोबाइल में और लैपटॉप में और यूट्यूब में इनमें घुसे रहते हैं। हर्ष भी गेमिंग करता था, इसने अपना गेमिंग चैनल भी बना रखा था गेमोथॉन करके। तो ये पूरा हमने इसको सेटअप वगैरह सब प्रॉपर कर रखा था, तो मन में ये भी था कि ये सब चीज़ें कैसे छूटेंगी। मतलब आज हम 6 महीने के बच्चे से भी मोबाइल नहीं छुड़वा पाते, मतलब उसकी भी फिंगर्स ऐसे चलती हैं कि अगर हमारे टच स्क्रीन ना हो ना तो हमें शर्म आ जाती है कि भैया कौन सा फ़ोन दे दिया बच्चे को। तो वो सारा का सारा था, और जैसे ये आया इसने कुछ ही समय में हमें स्मार्टफोन अपना दे दिया, खुद हैंड ओवर कर दिया, लैपटॉप वगैरह खुद हैंड ओवर कर दिया कि आप इसको लॉक इन की करके रख दो, जब मुझे चाहिएगा, मुझे जिस दिन ज़रूरत होगी मैं मांग लूँगा। और टीवी बिल्कुल, मतलब ये घर में एक सिस्टम बन गया था कि हर्ष बाहर खाना खाने आएगा तो टीवी नहीं चलेगा। चाहे इसकी सिस्टर भी बहुत लड़ाई करती थी उस समय, लेकिन बिल्कुल स्ट्रिक्टली वो इसकी तरफ से था और हमने इसको सपोर्ट किया कि ना टीवी चलेगा ना कोई सोशल मीडिया चलेगा, जितनी देर बैठेगा उतनी देर हम बात करेंगे। खाना खाने के लिए जनरली थोड़ी देर के लिए बाहर आता था। हाँ, कुछ टाइम बस इसको कभी कभी जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता था या थक जाता था तो बोलता था कि मुझे मूवी देखनी है, तो वो फिर हमने कभी भी नहीं रोकी इसकी। उसी समय हम लोग टिकट्स कराते थे कि ले चल अपन मूवी देख के आते हैं। बिल्कुल बाहर देखने जाते थे फॉर अ चेंज। वो जो भी चाहे कैसी भी मूवी लगी हो, हमने कुछ कुछ तो बहुत ही
घटिया घटिया मूवीज भी देखी उन दिनों में कि यार कुछ चेंज हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, तेरा मन है तो हम चलते हैं बाहर। इसको मूवीज का और थोड़ा खाने पीने का शौक है, तो वो चीज़ का हम थोड़ा सा ध्यान रखते थे। कई बार ये बोलता था। पर्सनालिटी में तो टोटली चेंजेस, सोशल मीडिया से हटके काफ़ी चेंजेस आ गए थे जी जी। कि ओवरऑल वो ध्यान रखता था सब चीज़ों का। और तो डिसिप्लिन पहले से भी था और पढ़ाई को लेके और ज़्यादा डिसिप्लिन हो गया था। इसकी जो पूरी वॉल थी, स्टडी वॉल, उसमें जो भी यहाँ से गाइड किया जाता था वो इसने छोटे छोटे नोट्स बना करके उसको पूरा भर रखा था। मतलब हम लोग भी उसको पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि यार ये क्या कर रहा है, ये क्या बन के निकलेगा, मतलब क्या चल रहा है इसके दिमाग में। पूरे गोल्स लगे हुए थे, जैसा जैसा इसको यहाँ पे बताया गया ना कि ये तुम्हारा गोल है, ये ऐसे अचीव करना है, वॉट जो भी यहाँ क्लासेस में गाइड किया जाता वो सब इसने छोटी छोटी स्लिप्स बना करके अपनी टेबल के ऊपर लगा रखी थी टोटली। और पढ़ता भी होगा ये, उनको एनालाइज भी करता था। इसने अपनी डायरी बना रखी थी, मतलब मुझे तो नहीं डिस्क्लोज करता था ये, लेकिन कभी कभार जो हमें दिखता था वो हम देखते थे तो लगता था कि हमारा बेटा बड़ा हो गया है काफ़ी प्रैक्टिकली, मतलब एक वो होता है कि वक्त से पहले मैच्योरिटी माइंडसेट बहुत चेंज हो गया था, जो मुझे आज के बच्चों में तो एज़ पर बीइंग, मतलब पेशेंट्स भी आते हैं हमारे पास, मुझे कहीं देखने को नहीं मिलता कि बच्चे इतना अपना मैच्योर माइंड करके और आगे पढ़ते हैं और सिर्फ पढ़ाई के लिए डिवोटेड रहते हैं, ऐसा देखने को मिलता नहीं है। तो वो डिसिप्लिन इसमें बहुत ख़तरनाक रूप से यहाँ से आया। पूरा इसने ध्यान रखा उन सब चीज़ों का, जैसे इसे गाइड किया ना, गाइड तो मतलब बहुत लोग करते हैं, लेकिन उसके ऊपर ये चला, वो बहुत बड़ी चेंजेस थे इसके अंदर कि जो सुन रहा है और पूरा अडॉप्ट कर रहा है उन सब चीज़ों को और उन पे चल रहा है। वो मेरे ख्याल से इसकी सफलता की कुंजी भी वही रही है बेसिकली, तो कि डिसिप्लिन पे रहा। पूरे इसने वो आवर्स निकाले हैं पढ़ने के, जैसा आप गाइड करते थे कि इतने घंटे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ने का तरीका है, टेस्ट के बाद उसको एनालाइज करना है, ये सब करता था। बस फ्रेशन अप होने के लिए सिर्फ कभी कभार मूवीज़ या इसको खाना खाना होता था इसकी पसंद का, वो इसने किया है बाकी कुछ नहीं। मुझे लगता है एक पेरेंट के लिए इससे बड़े सुकून की बात नहीं है कि आपके बच्चे मैच्योर हो गए हैं, अपने बुरा भला समझने लगे हैं, अपने टाइम को मैनेज करने लगे हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर हैं। पढ़ाई तो हो ही जाएगी दिन। हाँ बिल्कुल, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कई जगहों पे तो कि मेरे से भी ज़्यादा मैच्योर माइंड है इसका। हाँ, कई कुछ फैमिली मैटर्स होते हैं तो ये बिल्कुल मेरे को यूँ करता है कि आप क्यों दिमाग लगा रही हो इन चीज़ों में, क्या ही फ़र्क पड़ेगा इससे। मतलब आजकल की जो कमिंग जनरेशन है ना, बहुत प्रैक्टिकल है। जो हमारे वाले इमोशंस होते थे कि किसी ने कुछ बोल दिया तो हम सोच रहे हैं या हम आगे नहीं बढ़ पा रहे या उसका अपने दिल में रख के बैठे हैं, वो ऐसा कुछ भी आजकल के बच्चों में कहीं पर भी नहीं है। कई बार मुझे लगता था कि ये इमोशनलेस है क्या, इसमें कोई इमोशंस ही नहीं है, कि ये किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा है कि कोई है। लेकिन जब ये वहाँ गया तो वो फीलिंग्स भी मुझे इसकी नज़र आई IIT में जाने के बाद कि इमोशंस भी हैं इसमें कहीं ना कहीं। हाँ, एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत एक्सप्रेस नहीं करता है कि कुछ और करके एक्सप्रेस करेगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे वो भी लगा कि इमोशंस वगैरह भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है। फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत पॉजिटिव रहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स और सबके लिए बहुत अच्छा सोचता है। मतलब कहीं नेगेटिविटी नहीं है इसमें। मैं नेगेटिव होती हूँ तो ये मुझे भी पॉजिटिव करता है। ये भी बहुत मैच्योर माइंड है कि ये सब चीज़ें सोच पाता है। मतलब मेरी सोच से भी मैं कई चीज़ों में इसकी सोच ऊपर समझती हूँ। इवन इसके फादर इसको एज ए इंस्पिरेशन ले रहे हैं इन दिनों। मतलब वो भी कोई नया सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी कल ही उन्होंने मुझे बोला कि मैं तो हर्ष को इंस्पिरेशन बना के चल रहा हूँ। मैंने कहा कैसे? बोले हर्ष ने 2 साल 3 साल अपने आप को पूरी तरह से डिवोट करे तो आज उसका रिजल्ट उसके पास है। तो मुझे भी 2 साल 3 साल तुम यही सोच लो, मतलब मुझे समझा रहे थे कि तुम ये सोच लो कि मैं हर्ष की तरह ही रहूँगा, कि तुम मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना और 2 साल 3 साल मुझे पूरी तरह डिवोट रहने दो तो रिजल्ट 100% सामने आएगा। जो भी अपन प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं वो सक्सेसफुली लॉन्च होगा। तो वो मुझे भी सुन के बहुत, मतलब एक फादर भी अपने बेटे को इंस्पायर हो रहे हैं पूरी तरह से कि जैसे इसने अपने आप को झोंका, हम लोग भी झोंके और अपने करियर में आगे बढ़े। ये मैच्योरिटी का इसका लेवल रहा। क्या बात है। हर्ष, जब क्लास 11th में आप आए तो एक माइंडसेट के साथ आए होंगे। IIT की तैयारी ऐसे होती है और कुछ आपकी हैबिट्स रही होंगी, और जैसा मम्मा ने बताया कि आपने सोशल मीडिया बिल्कुल क्विट कर दिया, आपने स्क्रीन्स हटा दी, सब कुछ। कैसे वो चेंजेस आए? मतलब हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या वो टर्निंग पॉइंट्स है जहाँ पे मतलब एक 16 साल के बच्चे के लिए स्क्रीन हटाना, मतलब आप खाना हटा दो चलेगा, आप कुछ और हटा दो चलेगा, स्क्रीन हटाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपने उसे कैसे अचीव कर लिया? मैंने पहले ही यूट्यूब पे देख रखा था कि लोग जो JEE की तैयारी करते हैं
और मतलब वो सब छोड़ना पड़ता है। और कोटा फैक्ट्री में भी देखा था कि कीपैड वाला फ़ोन ले लेते हैं वो लोग, तो मतलब उसी से ऐसे देख के लगा कि सब ऐसे ही करते हैं, तो ये सही होगा। मतलब ऐसे फ़ोन वगैरह छोड़ना, सोशल मीडिया तो मतलब आप लोगों ने भी बताया था और अंदर से भी पता ही था कि ये डिस्ट्रैक्शन होगा। और जेई वाला मतलब जेई के लिए पढ़ाई करने के लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, तो पूरा फोकस होने के लिए सब छोड़ना पड़ता है। तो वो धीरे धीरे करके इसे ट्राई करा। शुरुआत में थोड़ा था, लेकिन फिर मतलब ऐसे 1-2 घंटा हो जाता था मतलब कभी कभार, लेकिन फिर धीरे धीरे करके एकदम ऐसे 1-2 हफ्ते में छूट गया। मतलब आपने कोचिंग ज्वाइन करने के विदिन 15 डेज अपनी स्क्रीन्स कम्प्लीटली गिव अप कर दी। मोर ओवर आप एकदम डिसिप्लिन उसमें रूटीन में आ गए। यस सर। और थ्रू आउट 2 ईयर्स, मोर देन 2 ईयर्स आपने ये मेंटेन किया। हाँ, थोड़ी सी एंड में दिक्कत आती थी, लेकिन जब ऐसे ऑनलाइन टेस्ट होते थे तो हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता था। हाँ, और टीवी तो मतलब बिल्कुल घर पे भी अगर मूवी देखनी होती तो भी घर पे नहीं देखता था, ताकि आदत मतलब ऐसे घर पे देखने की फिर इच्छा ना करे। बच्चों ये वाला पॉइंट बहुत नोटिस करने वाला है कि मूवी भी देखनी होती तो घर पे नहीं देखता था, क्योंकि घर पे एक बार स्क्रीन पे देखने लग गए तो वो ईजी अवेलेबिलिटी की फीलिंग आ जाएगी ब्रेन को और आप फिर कभी भी मूवी देखने लगेंगे। तो मूवी भी देखनी होती थी तो आप स्क्रीन पे बाहर ही जाके देखते थे। तो पढ़ाई में सक्सीड करना है, अपने सपनों को अचीव करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं। शुरू का थोड़ा सा टाइम ऐसा रहेगा जिसमें कि आपको विल पावर को यूटिलाइज करना होगा, अपने सपोर्ट सिस्टम्स को यूज़ में लेना होगा। बट एक बार सब स्टैब्लिश हो गया उसके बाद आपको सेंस ऑफ फ्रीडम फील होगा, आप अपने टाइम को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो हर्ष, पढ़ाई की बात अपन करें क्लास 11th में, तो कैसे धीरे धीरे पढ़ाई का लेवल इंक्रीज़ हुआ? मतलब मैं पर्टिकुलरली आपसे अपने क्लास 10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए आपसे जानना चाहूँगा कि क्लास 10th में जो आपका माइंडसेट होता है उससे आईआईटी की पढ़ाई किस तरह से डिफरेंट होती है? मतलब मेरा तो बोर्ड अलग था तो मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, लेकिन मतलब शुरुआत में हमको जैसे यहाँ पर पढ़ाया जाता है, जैसे मतलब पूरा एकदम बेसिक से, जैसे आरडी सर पूरा नंबर्स सिस्टम मतलब ऐसे जो कोई नहीं पढ़ाता है वो सब पढ़ाते थे एकदम शुरुआत में, कि नंबर्स कैसे डिफाइंड है, प्लस माइनस करना कैसे वो नहीं, लेकिन वो उसकी बेसिक जो थ्योरी होती है, रियल लाइन, ये सब तो मतलब एकदम ऐसे स्टार्टिंग से, और पावर भी कैसे डिफाइंड है, सब एकदम ऐसे बेसिक से पढ़ाते थे। लेकिन कुछ बच्चे शायद उसको इग्नोर कर देते थे, फिर उनको बाद में दिक्कत आती है, देखा है मैंने ऐसा। और आप भी जैसे मतलब पूरा फिजिक्स में भी स्टार्टिंग से वेक्टर्स वगैरह एकदम ऐसे स्टार्टिंग धीरे धीरे स्टार्ट करा। पहले एक 2 हफ्ते तो मतलब आप लोग हमको एकदम मोमेंटम में लाना चाहते थे कि पढ़ाई कैसे करनी होती है, तो उन सब चीज़ों को मैंने तो फॉलो करा, और जिसने करा फिर उसका मतलब और करते रहा तो उसका भी सही हो गया। हर्ष, क्या आपने ऐसे बच्चे देखे जो कि टैलेंटेड थे बट उन्होंने ठीक तरीके से इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए, गाइडलाइंस फॉलो नहीं की, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाए और रिजल्ट एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज़ किया उन्होंने? हाँ, मतलब मेरी क्लास में ही 2-3 जने तो थे जो कि मतलब उनमें दिमाग था, पढ़ते भी थे, लेकिन थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह करते थे, और कुछ लोग तो लास्ट में आके तैयारी ही छोड़ दिए थे। तो उनका भी फिर नहीं मतलब अच्छा नहीं, और अच्छा हो सकता था। क्लास 10 तक जब अपन एग्ज़ाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, तो मार्क्स काफ़ी आते हैं। और मैथ्स में अपन बात करें तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं 100 में से 195, 99 इस तरह के मार्क्स लेकर आते हैं। और घर पे जब आंसर कॉपीज़ आती तो मदर्स भी कहती भाई तेरा 1 नंबर कहाँ कटा, 2 नंबर कहाँ कटे। और जब यहाँ पे क्लास 11th ऑनवर्ड्स अपन आईआईटी के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें मार्क्स लाना मुश्किल होता है। 40% मार्क्स, 45% मार्क्स, 50% मार्क्स पेरेंट्स के लिए भी बहुत सरप्राइजिंग होता है। तो आपने वो जो सडन ट्रांजिशन था उसको कैसे मैनेज किया? मतलब मार्क्स तो ऐसे सीआई में भी कम ही आते थे, लेकिन वो ग्रेडिंग सिस्टम थोड़ा अलग होता था। और मैं थोड़ा जेई एडवांस की रैंक लिस्ट दिखा देता था घर वालों को कि हाईएस्ट इतने आ रहे हैं, फिर उस पर ये ऐसा हो रहा है, तो उस पर क्या हो रहा है, तो उसके हिसाब से माइंड सेट हो गया था। फिर भी मम्मा के साथ कभी कॉन्फ्लिक्ट होता था, मार्क्स का प्रेशर रहता था, मम्मा बोलती हुई भाई तुम्हारे मार्क्स इतने नहीं आ रहे हैं, थोड़े और बढ़ने चाहिए? जब मेरे मार्क्स मतलब जितना मैं अच्छा करता था तब कभी कभार बीच में डाउनफॉल हो जाता था, तब बोलती थी कि क्या हो रहा है ऐसे क्यों, लेकिन फिर सब कर लेता था खुद। ओके, कभी झगड़ा हुआ आपस में कि मतलब थोड़ा
शॉर्ट टाइम के लिए बातचीत बंद हुई हो, या इस तरह से कि भाई पढ़ाई को लेकर या हैबिट्स को लेकर? ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं। और है आपके लिए मतलब ये प्रिपरेशन का जो चेंज था क्लास 10th के बाद में सडन, क्योंकि आप बीइंग डॉक्टर, आप मेडिकल फील्ड से हैं, तो आप ये मैथ्स वाला फील्ड आपके लिए डिफरेंट एक एक्सपीरियंस था, पढ़ाई डिफ़िकल्ट है, मार्क्स कम आते हैं, तो आपने इन सरप्राइजेस को कैसे मतलब मैनेज किया? कुछ तो हर्ष ने मेरे को स्टार्टिंग में ही बताया कि मतलब आप 10th तक की पढ़ाई से, आप 10th मतलब जो नॉर्मल स्कूल की पढ़ाई है उससे आप जेई को कंपेयर नहीं कर सकते। और आपके काउंसलिंग सेशंस में भी मैंने यही देखा कि 25% मार्क्स लाके भी बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, तो मार्क्स तो कोई क्राइटेरिया कभी सोचा नहीं, लेकिन ये ज़रूर था दिमाग में कि 200 के आसपास तो मेंटेन करो, चाहे कैसे भी मेंटेन करो, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें जो टॉप आईआईटीज़ चाहिए, वो एटलीस्ट 200 मार्क्स तो एवरेज अपन सोच के चलें कि 200 के आसपास तो रहने ही चाहिए। तो आते थे इसके, हमेशा 200 से ऊपर ही रहे हैं। बीच में थोड़ा सा टाइम ऐसा आया था कि 190 180 भी शायद एक दो बार इसके आए उसमें, तब मैंने इसको बोला था कि बेटा इसको मेंटेन करने की कोशिश करो कि 200 के आसपास रहें, जिससे तुम अपना अचीव कर पाओ, जो तुम्हारा गोल है, जिसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो, उसको अचीव करने के लिए इतने मार्क्स तो चाहिए। मतलब इतना तो समझ में आने लग गया था। बहुत ज़्यादा तो नहीं सोचा मैंने कभी भी कि 360 में से 300 लाओ, ऐसा नहीं बोला, लेकिन 200 अराउंड तो मैं इसको कहती थी कि 200 के आसपास रहो। और जो मेरे कलीग्स हैं एक दो साथ में, उनके बच्चे भी 1 साल पहले ही निकले थे, तो वो ये आइडिया था मुझे कि जितने मार्क्स आपके इधर इसमें आते हैं टेस्ट सीरीज़ में, जो अपनी आरजी की चल रही है या जो भी इंस्टीट्यूट्स की चल रही है, लगभग उतना ही एवरेज मेन पेपर में भी वही बैठता है। तो इतना तो थोड़ा सा मैं इसको मार्क्स के लिए कभी कभार बोला होगा, बहुत रेयर, क्योंकि एक दो बार ही ऐसा हुआ जब इसके 190 180 आए, या रैंक 1 से, रैंक तो खैर कभी नहीं देखी, हमेशा इसने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से एक आध बार ही कोई रैंक नीचे आई होगी, बाकी हमेशा फर्स्ट रैंक पे ही रहा ये, तब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक दो बार रहा होगा बस, बाकी रैंक नहीं देखी। मार्क्स के लिए मैं ऐसे बोलती थी कि 200 अराउंड मेंटेन करना है, इसके लिए तुम्हें और कुछ मेहनत करनी है, या कोई और सोर्सेस चाहिए, या कोई कमी रह रही हो कहीं पर जो तुम्हें समझ आ रही हो और वो हम पूरी कर सकते हो, तो तुम हमें बताओ। तो लेकिन इसने मुझे कभी ऐसा नहीं बोला, इसने यही बोला कि जो चल रहा है मैं वो कर लूँ, मेरे लिए उतना बहुत है। ये इसके सेंटेंसेस है कि जितना मैं कर सकता हूँ मैं उतना कर रहा हूँ, और जितना मुझे मिल रहा है वो सफिशिएंट है, उसके अलावा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। टेस्ट सीरीज़ वगैरह तो हमने ऑप्ट करी थी स्टार्टिंग में, जब एडमिशन कराया था उससे पहले ये फिटजी का ले चुका था, तो वो मटेरियल कभी खुला भी नहीं सर, वो पैक का पैक ही पड़ा हुआ है कार्टन, कभी खोला भी नहीं उस मटेरियल को, कभी खोल के इसने देखा भी नहीं। बाद में इसको यही था, अब मैंने गलती कर ली यार मम्मी, इसमें मैंने अपना मतलब आपका पैसा इन्वॉल्व कर दिया फालतू, लेकिन तब हम आरजी से जुड़े नहीं थे, उससे पहले ही इसने ज्वाइन कर लिया था वो, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन कभी ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी अदर बुक्स को खोलने की या अदर सब्जेक्ट को खोलने की, कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आरजी के मॉड्यूल्स ये इनफ बताता था, और अभी भी कई बच्चे इसको कॉल करते हैं तो ये यही बोलता है कि मॉड्यूल्स पढ़ लो, जो सर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो, वो सफिशिएंट है, जो क्लासेस में हो रहा है उसी को रिवाइज कर लो, उसी को पूरा ग्रैस्प करो, वो बहुत है, इतना इसने हमेशा कहा है सर। हर्ष, क्लास 11th में मतलब बच्चों के लिए, आपके साथ वालों के लिए भी चैलेंज रहता था, मार्क्स नहीं आते हैं, जितना सोच के जाते हो उतने मार्क्स नहीं आते हैं, और बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत सारे बच्चे अपने आप को मतलब लो एस्टीम में चले जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब पढ़ाई में बने रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मार्क्स के पीछे लगातार सोचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मतलब पढ़ाई में लगे रहना और कंसिस्टेंसी रहना सबसे पहली चीज़ इम्पोर्टेंट है, लेकिन मार्क्स के लिए मैं ज़्यादा सोचता, मतलब मैं यही सोचता था कि जितना मुझे आता है उतना मैं सही सही करके आ जाऊँ, तो वो मेरे लिए सही है। अगर गड़बड़ हो रही है तो फिर उसको सुधारनी पड़ती है। मतलब माइंड सेट ये रहता था कि जितना मेरे को आता है उतना मैं कर लूँ, तो और जितना पेपर में उस समय हो सकता था और मैं और क्या कर सकता था, यही सोचता था। और जो गड़बड़ हुई है फिर उसको घर आके वापस से देखता था कि क्यों हुई, फिर वो दिमाग में रह जाता है कि ऐसी ऐसी गलती नहीं करनी है, तो उसी गलती से सीख के फिर अगली बार नहीं होती। अपन प्रिपरेशन की ड्यूरेशन की बात करें तो टीचर्स का कैसे इन्फ्लुएंस रहा, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स में किस तरह से आपने फील किया? टीचर्स में मतलब ऐसे फिज़िक्स में तो सर आपने पूरा सपोर्ट दिया था मेरे को, जब भी दिक्कत आती थी मैं आपके पास आ जाता था, या फिर GR सर या फिर प्रतीक सर के पास कभी कभार। और मैथ्स में तो
मेनली आरडी सर ने, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। उन्होंने ही मतलब मैथ्स को सही तरीके से पढ़ने का तरीका सिखाया था। तो उसी से मैं मैथ्स ऐसे सीख गया था, और उन्होंने जैसा वो कहते थे वैसे मैं चलता था ऑलमोस्ट। और केमिस्ट्री में जीएम सर, शशि सर, आरडी सर, तीनों का ही अच्छा खासा सपोर्ट था। हाँ। उनसे भी मैं सवाल पूछ लेता था, अगर कोई दिक्कत आती थी तो उनसे बात कर लेता था। बहुत सारे बच्चे जैसे आपको पढ़ते वक्त डाउट्स आते हैं और टीचर्स के पास जाने में हेजिटेट करते हैं, अपने दोस्तों में डिस्कशन नहीं करते हैं और ऑनलाइन सपोर्ट लेते हैं और धीरे धीरे रेगुलर टीचर्स से कट ऑफ हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को आपका क्या मैसेज है? मेरा तो मतलब मेरे जो 4-5 दोस्तों का ऐसे ग्रुप था, तो हम लोग जो भी एक्सरसाइज वगैरह कभी कभार साथ में भी कर लेते थे, अलग भी करते थे। तो भी ऐसे डिसाइड कर लेते थे कि हमारे पास ये सब डाउट्स है, सब फिर साथ में पूछ कर आते थे। तो मतलब दोस्तों के ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है। कैसे पीयर ग्रुप ने आपको इस प्रिपरेशन मतलब हेल्प करी? मेनली तो मतलब ऐसे बातचीत हो जाती थी, किसी सबको दिक्कत आ रही होती तो फिर दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि खुद ही को आ रही है तो फिर थोड़ा दिमाग पे बोझ जाता है, तो उसमें हेल्प करा। और दोस्तों के साथ मतलब माइंड रिलैक्स हो जाता था। और जब खेलने के लिए भी मैं डेली ऑलमोस्ट जाता ही था, तो वो भी अच्छी चीज़ थी। प्रिपरेशन के फेज़ में हर्ष ऐसे कौन से एंकर्स रहे, कौन सी हैबिट्स रही जिन्होंने स्ट्रेस को हमेशा आपको दूर रखा, स्ट्रेस से दूर रखा, आप अच्छे से पढ़ाई कर पाए, मन शांत रहा? मेनली तो मैं डेली खेलने जाता था, और एक दो महीने बीच में योगा भी ज्वाइन करा था, जिससे मेरा दिमाग पे थोड़ा मतलब ऐसे पॉजिटिव इफेक्ट दिख रहा था। लेकिन फिर किसी चीज़ की वजह से छोड़ना पड़ रहा था। हाँ। और मतलब मेनली दोस्तों का जो सपोर्ट था वो बहुत अच्छा था। और टीचर्स में जब भी मेरे को कोई दिक्कत आती थी, मैं आपके पास, आरडी सर के पास आ जाता था, और फिर थोड़ा ऐसे बातचीत करके सही हो जाता था। मैम, कोचिंग के सिलेक्शन में अपना शहर छोड़ के बाहर जाना, मतलब कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि वे बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो बहुत अच्छी रैंक आएगी, और जो उनका खुद का सुपरविज़न है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। बच्चा बाहर होता है, आपको टेंशन रहती है, बच्चा पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, खाना कैसे खाया होगा। तो इस पार्ट पे आप पेरेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एज अ मदर तो मैं यही कहूँगी कि जितने टाइम आपका बच्चा आपके पास रह ले सबसे अच्छा है। बाद में तो इन्होंने जाना ही है। और फिर ये है कि अभी बच्चे के कई हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कई बार दिमाग सेटल नहीं होता, कई बार कुछ इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती। जैसे कभी भी इसका मूवी के लिए, मतलब मैंने रात को 11 बजे का भी शो इसको दिखाया है कि चल तेरा मूड चेंज करने के लिए अपन चलते हैं। तो कहाँ जहाँ अगर बच्चा अकेला होगा ना, तो वो ये सब चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएगा। खाने की भी चॉइसेस होती हैं, हम हमारे बच्चों के लिए लाखों जतन करते हैं कि नहीं मेरा बेटा ये खाएगा या मेरा बच्चा ये खाएगा। उसकी न्यूट्रिशन का ध्यान रखना कि हमें उसे जूसेस भी देने हैं, फ्रूट्स भी देने हैं, ड्राई फ्रूट्स भी देने हैं, वो सब चीज़ें बच्चा अकेले तो मेंटेन कर ही नहीं सकता। मतलब उसका आधा दिन तो उन्हीं चीज़ों को सोचने में चला जाएगा कि मेरे कपड़े कब धुलेंगे, मैं बीमार हो गया तो आपको घर बैठे ही इतनी टेंशन हो जाएगी कि ऐसा लगेगा कि मैं उड़ के पहुंच जाऊं अपने बच्चे के पास में। और घर में आपने एक गोली दे देनी है या थोड़ी सी लुक आफ्टर कर लेनी है, बच्चा ठीक हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा और घर का माहौल होता है। कई बार हम कोशिश तो हर पेरेंट की रहती है कि टोटली इनको सेपरेशन प्रोवाइड करें, इनको दिक्कत ना हो पढ़ने में। लेकिन जो ऊपर के काम होते हैं, आपका बच्चा पढ़ाई तो खुद करेगा, लेकिन उसके जो ऊपर के काम हैं, उसके कपड़े मैनेज करना, उसका खाना मैनेज करना, उसका न्यूट्रिशन मैनेज करना, वो एक मदर ही कर सकती है। उससे बेटर कोई नहीं कर सकता। वो सब सही चलेगा तो हमें पता है कि जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा हमारा मन रहेगा। तो जैसा हम अपने बच्चे को न्यूट्रिशन देंगे, उसका माइंडसेट भी वैसा ही होगा। उसको कई बार उठने के लिए भी ज़रूरत होती है कि आप मेरे पास सो जाओ या मुझे थोड़ा सा टाइम से उठा देना। कई बार मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कई बार रिफ़्रेशिंग मूड होता है। तो वो सब चीज़ें हम पेरेंट्स तो मेंटेन कर सकते हैं। बच्चा अकेला रहेगा तो नहीं कर पाएगा। मैं नहीं मानती कि अकेले रह के कोई बहुत कुछ भाड़ फोड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है बल्कि, और दूसरी चीज़ों की तरफ डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी बजाय आप अपने पास रख के बच्चे को पढ़ाओ। जो पढ़ने वाला होगा वो सफिशिएंट मटेरियल है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मटेरियल कुछ कम है या पढ़ाने वाले टीचर्स अच्छे नहीं हैं, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ रहते हुए हर्ष को शायद सारे टीचर्स नाम से ही जानते थे। और जितने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ता, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा है ना एक कोने वाला बच्चा बन के रह जाता है, उसकी अपनी कोई रिजेम्बलेंस नहीं होती। किसी टीचर का, उनका काम होता है सिर्फ लेक्चर देना और निकल जाना। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा जितना बड़ा इंस्टीट्यूट है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा।
और यहाँ छोटी जगह है, छोटा इंस्टीट्यूट भले मैं कह सकती हूँ, लेकिन पढ़ाई और मटेरियल को लेके कोई कमी नहीं है, आराम से। और आपका हर बच्चे पे पर्टिकुलर ध्यान है। और सर आपको तो सब बच्चों के नाम क्लास में जैसा ही बताता था मुझे स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही बताता था कि सर को सारे बच्चों के नाम पता है और वो नाम से बुलाते हैं बच्चों को। तो इतना मतलब आप क्लोज जाना, एक एक की फैमिली तक क्लोज जाना, ये पॉसिबल नहीं होता है। जितना बड़ा इंस्टीट्यूट होगा नहीं हो सकती ये चीज़ें, मेंटेन ही नहीं हो सकती। एक तो 250 बच्चे क्लास में बैठे होंगे और एक 50 या 80 बच्चे क्लास में बैठे होंगे, उसमें बहुत फ़र्क होता है। और आप खुद इन चीज़ों को मेंटेन करते हो, आप खुद पढ़ाने वाले भी आप ही हो और मेंटेन करने वाले भी आप ही हो, तो आपका अपने आप कीन इंटरेस्ट उसमें रहेगा ही रहेगा। मैं अभी भी इसको यही बोलती हूँ कि आरजी ने तुम्हें हाथ पकड़ के चलाया है, तो वो हाथ पकड़ के जो चलाया है ना, वो कॉलेज में कोई नहीं चलाएगा। मेरे वर्ड्स इसको अभी भी यही होते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने की आदत पड़ी हुई है। अभी इसको एक बार आईआईटी जाके, कॉलेज का माहौल थोड़ा मस्ती वाला, मौज वाला, और आईआईटीज तो वैसे ही फेमस होते हैं हर चीज़ के लिए कि बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं वहाँ पे। तो इसको एक बार तो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ कि यहाँ पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है, जो उसका कहना था कि अभी फर्स्ट ईयर में तो इनका थोड़ा रिलैक्स मूड में रहते हैं ये लोग, तो कि पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है। तो मैं इसको यही सेंटेंस बोलती हूँ कि यहाँ पे आरजी की तरह तुम्हें हाथ पकड़ के कोई नहीं चलाएगा। वो पूरा पर्सनल इंटरेस्ट लेते थे और उन्होंने तुम्हें उंगली पकड़ के आगे बढ़ाया है। अब आगे तुम्हें खुद बढ़ना है, अब तुम अडल्ट हो चुके हो, अपना भला बुरा खुद सोचोगे और खुद एक्सप्लोर करोगे। अब कोई भी इस तरह से गाइड नहीं करेगा। तो ये चीज़ छोटी जगह पे रह के ही पाई है सर। अगर मैं इसको बड़ी जगह भेज देती तो मुझे नहीं लगता कि अपनी पहचान इस तरह से बना पाता। ऐसी पहचान नहीं बन, और मुझे भी पहचान नहीं मिलती सर। हर्ष, जैसे क्लास 12th में जैसे जैसे सिलेबस का वॉल्यूम बढ़ता है, आप आगे बढ़ते हो, तो धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता है। आपको क्लास 11th का पूरा सिलेबस कैरी करना होता है, फिर क्लास 12th में चैप्टर्स ऐड ऑन होते जाते हैं, फ्राइडे तक क्लासेस होती हैं, सैटरडे का ऑफ होता है और संडे को टेस्ट हो जाता है फुल सिलेबस का। तो कैसे मैनेज होता था उस टाइम पे? मतलब मैं तो ऐसे सोचता था कि तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि टेस्ट कल भी हो तो भी ऐसे दिमाग में रहे, और नहीं रहे तो थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ना पड़ता था कभी कभार। और 12th के बीच में तो सिलेबस बहुत ज़्यादा स्पीड पे चल रहा था, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी। लेकिन जो कोर्स के साथ ऐसे बने रहना, वो सबसे मुश्किल चीज़ थी उस समय। तो वो मेंटेन करना कि हम उसी राह पे चल रहे हैं, वो करना पड़ता है। टीचर्स का उस टाइम पे कैसे सपोर्ट रहा उस डिफ़िकल्ट फेज़ में? क्या रियलाइज़ कराते रहते थे वो? हम पूछने आते थे तो आप लोग यही बोलते थे कि मैं करना, यही चैलेंज है, चैलेंज लोगे तभी आगे बढ़ोगे। और जेई एडवांस भी चीज़ ऐसी है, सिलेबस बहुत बड़ा है तो उसको कवर करना पड़ता है। बिल्कुल। मैम, कुछ ऐसे ओवरवेलमिंग मोमेंट्स रहे जब आपको, हर्ष को आपने देखा पढ़ाई की डिफ़िकल्टी में, थोड़ा स्ट्रेस में, और तब आपको लगा कि यार थिंग्स आर रियली डिफ़िकल्ट, और किस तरह से उन ओवरवेलमिंग मोमेंट्स को आपने डील किया? स्ट्रेस में तो सर वैसे ये मेरे को कभी भी नहीं लगा। यही रहता था कि मैं अपनी तरफ से अपना 100% दे रहा हूँ, और इसका यही रहता था कि जो होगा सो होगा, मुझे जितना आता है मैं वो बेस्ट करके आऊँगा। इसको शायद गाइड ही यही किया गया था कि जो है उसको, जो तुम्हें आता है वो बहुत अच्छे से करो, तो वो भी बहुत सफिशिएंट है तुम्हारे लिए आगे निकलने के लिए। तो ये उस प्रिंसिपल पे चलता था पूरी तरह से। तो स्ट्रेस में तो मुझे कभी नहीं लगा। हाँ, कभी थक जाता था कि यार थोड़ा सा कुछ रिफ़्रेश होना है, तो वही हम लोग मूवी दिखाने इसको ले जाते थे, इसका जो चॉइस का काम है वो करवा देते थे। बाकी मेरे को ऐसे स्ट्रेस में सर कभी नहीं लगा है। कभी ऐसा मदर आप ओवरवेल्म हो जाती हो इसको लेकर? मैं तो होती थी सर, मैं तो कई बार हो जाती थी कि यार क्या हो रहा है, क्या करेगा ये, कैसा होगा इसके साथ में। एक वो उम्मीद बनने लगती है कि नहीं ये तो होना ही चाहिए, टॉप 5 आईआईटीज़ में जाना ही चाहिए और इसको जो इसका सब्जेक्ट है वो मिलना ही चाहिए। तो मैं ज़रूर कई बार ओवर एक्सपेक्ट कर लेती थी। तो उस समय भी यही मुझे शांत करता था कि आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो होगा वो अच्छा होगा, जो होगा सो होगा, इसका ये वर्ड रहता था कि जो होगा सो होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, मैं अपना 100% दे रहा हूँ। हालांकि हमने इसे कभी नहीं बोला मैंने, लेकिन हाँ एक अंदर किसी कॉर्नर में ये हमेशा था कि ये कुछ अच्छा करके निकले, कुछ बड़ा करके निकले, और जो इसकी इच्छाएं हैं, जो ये अपने आप से एक्सपेक्ट करता है, वो पूरी हो जाए। कभी ऐसी सिचुएशंस में टीचर्स से बात होती थी, उनसे बात करके थोड़ा आपको रिलैक्सिंग लगा? हाँ सर, मैंने कई बार आपको भी रात बिरात भी मैसेज वगैरह किए हैं, और आपसे मैंने 1-2 बार बात भी करी कि ऐसा लग रहा है कि जो एक वो बीच वाला टाइम था ना, जेई मेंस और एडवांस के बीच के जो 2-1 महीने थे,
वो बहुत टिपिकल से लगते थे, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं था, पूरे टाइम टेस्ट देना है, और ये लोग टेस्ट दे दे करके भी बहुत बोर हो गए थे। तो लग रहा था कि कहीं बोरियत की वजह से ये अपना पेपर नहीं बिगाड़ लें, क्योंकि काफ़ी बस पेपर देना है, पेपर देना है, यही चलता रहता था। पर उस समय भी जो था ना, आप लोग का वो एक प्रेशर था कि इंस्टीट्यूट आना है, तो इंस्टीट्यूट ये पूरे दिन रहता था, और इसका बच्चों का पीयर ग्रुप बना हुआ था, तो ये मेरे ख्याल से एंजॉय करते करते पढ़ते भी थे, और रिफ़्रेश भी होते होंगे, और आपसे डील भी करते होंगे, और आपकी नज़र में भी रहते थे। आप लोगों ने इनको, कुछ बच्चों को मेरे ख्याल से अलग रूम भी प्रोवाइड कर रखा था पढ़ने के लिए। तो वो जो फेज़ था ना, उस समय वो एक्टिविटी बहुत फ़ायदेमंद थी, क्योंकि वो जो बीच के 1.5-2 महीने होते हैं मेंस और एडवांस वाले, वो बहुत बोरिंग होते हैं सर। उसमें कई बार दिमाग मतलब ख़राब भी बहुत होता है कि यार पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, अब यही कितना पढ़ना है। तब मैं इसको यही बोलती थी कि ये दोबारा अगले साल नहीं पढ़ना पड़े, उसके लिए 1-1.5 महीना पढ़ लो। हाँ। क्योंकि 1-1.5 महीना अगर अच्छे से निकाल लोगे तो अगले साल नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर रैंक बिगड़ जाएगी, तो पता पड़ा पूरे साल खींचना पड़ेगा। वो साल खींचना और भी मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ में आपका जो पीयर ग्रुप का और जो रूम प्रोवाइड करना, और इनको डेली यहाँ प्रेशराइज करके बुलाना कि यहीं आके पढ़ना है, जो भी करना है वो यहीं आके करना है, तो उससे ये लोग मेंटेन थे। मतलब मेरे ख्याल से पेपर के एक दिन पहले 18 मई को पेपर था, 17 मई को भी ये यहीं थे शाम तक। जी बिल्कुल, पूरे टाइम यहीं थे। तो यहाँ पर इनका बढ़िया चल रहा था, घर पे आके रिफ़्रेश हो जाते थे थोड़ा बहुत, और बाकी एंड डे तक आप लोग सब साथ में थे ही, सपोर्ट में थे ही। तो ओवरऑल बहुत अच्छा था सर ये तो। हर्ष, क्लास 12 का सिलेबस फिनिश होने के बाद में ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स मिलते हैं, तो उनकी इंस्टीट्यूट पे किस तरह से प्लानिंग रही, और डेली आपका क्या शेड्यूल रहता था उसके बाद में? ऐसे हमारा कोर्स तो दिसंबर में ख़त्म हुआ था, तो दिसंबर में हमें ऐसे रिवीजन शेड्यूल दे दिया था, तो उसके हिसाब से टेस्ट होते थे। तो वीकली ऐसे 2-3 टेस्ट, जैसे पहले तो जेई मेन के होते थे रिवीजन शीट वगैरह, तो उस हिसाब से टेस्ट वगैरह रिवीजन करना ये सब होता था। और मतलब यहाँ पर आके हम दोस्त 4-5 दोस्त थे, तो हम यहाँ के पढ़ लेते थे। टिपिकल क्या शेड्यूल होता था डेली का? मतलब ऐसे सुबह 8 बजे के आसपास यहाँ पहुँच जाते थे, फिर शाम के 5-6 बजे तक, या फिर कभी कभार 8 भी बज जाती थी। सुबह 8 से रात को 8? ओके। बहुत बार हो रखा है ऐसा। तो यहीं पर रहते थे, पढ़ते थे, खाते थे, बातचीत, ऐसे टाइम पास भी थोड़ा थोड़ा कर लेते थे, लेकिन फिर पढ़ भी लेते थे। बीच बीच में कुछ ऐसी रिफ़्रेशिंग एक्टिविटीज़ होती थी जिससे कि सब रिफ़्रेश हो जाते थे और फिर से पढ़ने लग जाते थे, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब कभी कभार ऐसे ही हंसी मजाक कर लेते थे। कभी कभार टेबल पे म्यूज़िक बजा देते थे। मतलब हम 4-5 लोग ऐसे पूरा रिदम सेट करते थे। और खेलने में चले जाते थे। कभी प्रिपरेशन की फ़ेज़ में हर्ष कुछ लो फेज़ रहा कि आपको थोड़ा डल फील हुआ हो, या थोड़ा सा सेल्फ डाउट आया हो कि यार कैसे हो पाएगा, होगा नहीं होगा, पेपर कुछ अजीब सा आया, कुछ अलग तरह का आया? मेरे को पेपर का तो ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन जब मेरी मतलब ऐसे सोचता था वो नहीं करता था, तब ऐसा लगता था कि ये गलत कर रहा हूँ। तो फिर मतलब टीचर्स का सपोर्ट, पेरेंट्स का और फ्रेंड्स ग्रुप का सपोर्ट लेते थे। और मेरा एक दोस्त था, तो हम मंदिर भी चले जाते थे कि भगवान से कि राह पर ले हो, सही राह पे, ऐसे मांगते थे। वाह नाइस, ये आप पहली बार बता रहे हो मुझे कि मंदिर भी चले जाते थे। हाँ नहीं, बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, शौर्य के साथ। हाँ बहुत ही ज़रूरी है। मतलब मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि आपके सपोर्ट सिस्टम्स वेल एस्टैब्लिश होने चाहिए। पेरेंट्स का सपोर्ट सिस्टम, टीचर्स का सपोर्ट सिस्टम, आपका खुद का सपोर्ट सिस्टम, फ्रेंड्स का सपोर्ट सिस्टम और ऊपर वाले का सपोर्ट सिस्टम। तो जब भी आप लो फेज़ में हो तो इनमें से कोई ना कोई या ग्रुप मिलके आपके काम आ जाएगा। तो बहुत सही बात है। इसलिए बच्चों मतलब मेरा मानना है डेली प्रेयर आपकी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। आपके फ्रेंड्स का एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम डेवलप होना चाहिए जहाँ पे आप सेंसिबल बातें करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। पेरेंट्स से आप अपनी बातों को शेयर करो, ताकि जब आप कभी भी लो फेज़ में हो तो पेरेंट्स अपने चैलेंजेस को डिस्कस कर सके, कि उनसे एडवाइस ले सको। तो टीचर्स के पास आप रेगुलर जाओ। सो एक्चुअली मतलब ये आपने पहली बार बताया कि आप मंदिर भी जाते रहते हैं बीच में ना, कभी कभी चले जाते हैं, दैट्स रियली गुड। अपन बात करें जेईई वाले एग्ज़ाम वाले दिन की, उस दिन की क्या याद है आपको? मतलब सुबह से जब पहला पेपर हुआ तो उसके अंदर कैसी फीलिंग्स थी, फिर ब्रेक में कैसे मैनेज किया, सेकंड पेपर में कैसे रहा? मतलब ऐसे जेईई मेंस को देखे तो उससे 1-2 रात पहले थोड़ी सी हार्ट बीट वगैरह ऐसे तेज़ हो रही थी, लेकिन फिर एक पेपर होने के बाद दूसरा जेईई मेन तो ऐसे ही दे दिया था। और फिर जेईई एडवांस के दिन भी ऐसे मतलब
ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा था, बस ये लग रहा था कि अब चलो पेपर ख़त्म होने वाला है। फिर पेपर के दिन भी जब हॉल में जाके बैठते हैं तब गर्मी भी बहुत थी, ऐसे भी था, लेकिन दिमाग को थोड़ा सही लाइन पर ला के फिर पेपर को एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ देना पड़ा। फिर ब्रेक में आप भी थे तो आपसे भी बात हो गई थी, फिर मैं दोस्त के घर चला गया था। फिर वहाँ थोड़ा बहुत मतलब पेपर के बारे में 1-2 चीज़ डिस्कस कर ली थी, लेकिन वो गलत था। हाँ। लेकिन फिर नहीं करी थी, फिर हम ऐसे ही कर। और कुछ बच्चे क्लास 11th में पढ़ाई में जब कोप अप नहीं कर पाते हैं तो उन्हें लगता है कि हम ऑनलाइन में शिफ्ट कर लेते हैं और अपना आराम से अपनी कन्वीनियंस से लेक्चर्स देखेंगे, टेस्ट देंगे। तो आपकी क्या फीलिंग है जेईई एडवांस्ड ऑनलाइन कोचिंग इसके बारे में? मतलब वो उन लोगों के लिए अच्छी है जो एकदम ऐसे डेडिकेटेड है, और अगर उनके आसपास भी अगर कोचिंग है तो उनके लिए कोचिंग ज्वाइन करना बेटर है। और उनके लिए भी बेटर है जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जो गांव वगैरह में रहते हैं और उनके पास पूरा डेडिकेशन है कि हमको ये करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होएंगे, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ऑनलाइन। लेकिन अब जिनके पास आसपास में कोचिंग है जो अच्छे से पढ़ाती है, तो उनके लिए कोचिंग ज्वाइन करना ही बेटर रहता है। और क्योंकि यहाँ पे हम टीचर्स के साथ एकदम ऐसे फिजिकली बैठे रहते हैं, तो कनेक्शन बन जाता है कि ऐसे उनको भी पता है कि हम पढ़ रहे हैं, हम भी खुद भी पढ़ रहे हैं। दोस्त पीयर ग्रुप का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होता तो हो सकता है मेरा दिमाग थोड़ा इधर उधर बीच बीच में हो जाता कि ऐसे मतलब बोर हो जाता, कुछ करने को नहीं होता, तो उसके लिए कोचिंग बहुत ज़रूरी है। आपका क्या कहना है मैम? मतलब इस टेंडर एज में बच्चों को ऑनलाइन स्टडीज़ पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहना चाहिए? एक्चुअली फिजिकल क्लासरूम ही मीनिंगफुल है गिवन द एज चिल्ड्रन आर इन। इस एज में क्या है, हम भी कुछ खोलते हैं और साइड वॉल पे कुछ और खुल रहा होता है, तो डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। अगर बच्चा थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट होना चाहेगा ना, तो मतलब ऐड इतने आते हैं, बहुत सारे गलत कंटेंट्स आते हैं। अब हमें लग रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई के साथ साथ में और क्या क्या सीख रहे हैं वो हमें पता ही नहीं चलेगा, और हम बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि वो कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहते हैं। तो ऑफलाइन में ये है कि बाकी चीज़ों से तो आप बच ही रहे हो, प्लस स्क्रीन टाइम से आप पूरा बच रहे हो, तो आपकी आँखों के लिए भी बेटर है कि आपकी आई हेल्थ ख़राब नहीं होगी। और जो हर्ष बता रहा है कि कनेक्शन, जो टीचर्स के साथ में कनेक्शन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। वो इमोशनली और प्रैक्टिकली पूरी तरह से बच्चे जो होते हैं ना, वो धीरे धीरे टीचर्स की तरह ही एक्ट करने लग जाते हैं। वो उन्हीं की लैंग्वेज बोलते हैं, उन्हीं की तरह एक्ट करने लगते हैं और उनके एटीट्यूड को बिल्कुल अपने बिहेवियर में पूरी तरह से लेकर आ जाते हैं सर। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस रहे आपके? हाँ सर, इसकी बहुत सारी लैंग्वेज काफ़ी हद तक मुझे लगता था कि ये इंस्टीट्यूट के टीचर्स की लैंग्वेज में बात कर रहा है। हाँ। बहुत बार मुझे ऐसा लगता था, जैसे हम लोग टीवी देखते थे या सोशल मीडिया इंस्टा देखती थी, तो मैं मुझे ये देखो देश ऐसे, उसमें बच्चों की रील्स आती हैं। हाँ। तो सीधे मुझे बोलता था ये देखो ये देश का भविष्य, ये इसको बर्बाद कर रहे हैं ये लोग और आप इसको इंटरेस्ट से देख रही हो। हाँ। तो खैर इसको तो क्या समझ आएगा, इसने कहीं ना कहीं से आप लोगों से सुना होगा ऐसे कि देश का भविष्य ऐसे बर्बाद हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें थी कि इसको ये समझ तो आया कि ये देश का भविष्य ऐसे बर्बाद हो रहा है, मुझे नहीं करना है। साइड वॉल पे जो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं अभी भी, मतलब मैं अपना ही देखूं तो मैं कुछ खोल रही हूँ और कुछ खुल रहा है, दिमाग कहीं और जा रहा है। और कंसंट्रेशन, मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन कभी भी कंसंट्रेशन बन सकती है, क्योंकि इतना तो हमारा माइंड रेडी नहीं होता है कि वो पूरे टाइम कंसंट्रेट होकर ऑनलाइन सुन ले। मतलब हमारी भी कुछ कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती है, तो लिटरली सर पेड कॉन्फ्रेंस भी मैं आधे घंटे के अंदर अंदर सो जाती हूँ, मैं नहीं देख पाती उसको। तो जैसे मैं अपने ऊपर देखूं कि मैं ही उससे कुछ ग्रैस्प नहीं कर पा रही, तो बच्चे क्या ग्रैस्प करेंगे? क्योंकि उसमें आलस भी आएगा, उसमें नींद भी आएगी, उसमें एक्टिव आप रह ही नहीं सकते। और ऑफलाइन में आप अगर डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे होगे तो टीचर एक बार आपको आवाज़ देगा तो आप वापस अपनी लाइन पर आ ही जाओगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऑनलाइन कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हाँ, जिनके पास सोर्सेज ही नहीं है, जिनके पास प्रॉब्लम्स हैं कि वो नहीं कर सकते, उनका मैं नहीं कह सकती, लेकिन ऑफलाइन स्टडीज़ को ही मैं रिकमेंड करूँगी सर, टोटली। एक एक्चुअली जो ह्यूमन इंटरफेस है, जो आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, टीचर के साथ आप जो कनेक्ट हो जाते हो, वो ऑनलाइन में मिसिंग रहेगा।
बिल्कुल रहेगा सर। हम इतने बड़े बड़े होके भी हम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस नहीं अटेंड कर पाते, तो इनका तो माइंड ही अभी बिल्कुल इमेच्योर प्यूबर्टी वाली इनकी एज चल रही है, तो ये क्या मतलब कैसे अपना माइंड कंसंट्रेट करेंगे, नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होने में मिनट भी नहीं लगेगा सर। बहुत सारा चीज़ अब है मटेरियल गलत डायरेक्शन में जाने के लिए, सब कुछ अवेलेबल है, तो वो जितना दूर रहे उतना बेटर है। पढ़ने का टाइम है तो पढ़ाई करें, बेसिकली यही है। आफ्टर 18 जब आप अपने करियर के ऊपर चले जाएंगे तब देख लेना, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, लेकिन तब तक तो कंसंट्रेट करना ज़रूरी है। ऐसा होता था बीच बीच में आप कभी हर्ष को चेक करते हो, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, स्क्रीन का यूज़ मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है, कुछ और तो नहीं हो रहा है, या इतना ट्रस्ट बन गया था एक्चुअली शुरुआत के मन से ही कि आपको उस तरह का टेंशन नहीं रहता था, उस तरह से चेक करना नहीं ज़रूरत होती नहीं सर, चेक तो मैंने कभी भी नहीं किया अपने बच्चों को। मतलब मैंने शायद हर्ष को कभी 4th ऑनवर्ड्स ही मैंने नहीं पढ़ाया, वो खुद ही पढ़ता था। मैंने कभी भी नहीं देखा कि मुझे पढ़ाना है या देखना है। और ट्रस्ट तो जब बच्चे ने अपना सारा सामान ही मुझे दे दिया, सारे गैजेट्स दे दिए, उसने पूरा सिस्टम लगा रखा था, वो सब गेमिंग वाला सब मुझे हैंड ओवर कर दिया, तो मैं मतलब किस चीज़ में उसके ऊपर सोचूं कि मैं ट्रस्ट ना करूं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। बाकी इसकी स्टडी वॉल, इसकी स्टडी टाइमिंग्स, इसका डिसिप्लिन, वो सारी कहानी कह देता था सर। मेरे को कभी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने कभी चेक किया भी नहीं कि ये क्या कर रहा है। मैं सिर्फ मार्क्स और इसकी बाकी चीज़ें देखती थी, तो कभी 1-2 बार ही ऐसा हुआ होगा कि मैंने इसको टोका होगा कि नंबर कुछ कम आए हैं इस बार, कैसे आए हैं, 1-2 बार मुश्किल से। बाकी मैंने कभी नहीं टोका किसी भी चीज़ के लिए, कभी भी नहीं टोका, ना मेरी हैबिट्स में नहीं है ये। ट्रस्ट किया है तो ट्रस्ट का इन्होंने मुझे फल भी दिया है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। इनकी लाइफ में भी मैंने कभी इस तरह से इंटरफेयर नहीं किया कि जो कर रहे हो अपने दिमाग से अच्छा ही करोगे। समझाया ज़रूर है, तो वो बचपन से ही समझाया है, भला बुरा सब शुरू से ये चीज़ ज़रूर समझाई है कि 1000 लोग मिलेंगे जो तुम्हें गलत रास्ता दिखाएंगे, एक ही मिलेगा जो सही रास्ता दिखा दे। एक भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें चूज़ क्या करना है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो चूज़ करोगे तो करियर ख़राब हो जाएगा, और कंसंट्रेट रहोगे, अभी पढ़ लोगे तो पूरी लाइफ एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ अच्छा करके निकलोगे। बिल्कुल बिल्कुल। हर्ष, जेई की प्रिपरेशन ने और आरजी के टीचर्स की एसोसिएशन ने एक परमानेंट पर्सनालिटी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया है, जो अब आपको फील होता है आईआईटी में जाके, वहाँ पे रह के फील होता है, दूसरे बच्चों से जब अपने आप को देखते हो, कंपेयर करते हो? तो एक चीज़ तो है कि मतलब ऐसे माइंडफुलनेस आ गई है कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। कभी कुछ गलत करता हूँ तो ऐसे अपने आप इंडिकेशन आ जाता है कि कुछ तो मतलब ऐसे ये नहीं करना चाहिए था या फिर क्या। और ऐसे पढ़ने का सही तरीका भी मुझे पता पड़ा है कि कैसे कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो इस चीज़ में फ़ायदा हुआ है। और जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, उन चीज़ों को वापस कैसे लाना है, अगर डीरेल हो गए तो उसमें मदद करा है, और उसको मेंटेन कैसे करना है, कैसे कैसे क्या करना है, तो उसमें बहुत हेल्प हुई है। मतलब एक कॉन्शियस अवेकेंड स्टेट में आ गई है आप, अब हमेशा माइंडफुल रहते हो अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर। यस। और कभी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो भी जाता है तो उसे फटाफट रेक्टिफाई कर लेते हो। वेरी नाइस। मैम, कुछ पेरेंट्स लाइक स्कॉलरशिप्स के लिए बड़े कंसर्न होते हैं कि इंस्टीट्यूट हमारे को 70% स्कॉलरशिप दे रहा है, 90% स्कॉलरशिप दे रहा है, और समहाउ मिसगाइड होकर बच्चों को ज्वाइन करा देते हैं बिना टीचर्स की प्रोफाइल चेक किए, बिना इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट चेक किए, और बाद में फिर वो जब पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो पछताते हैं। आपका क्या कहना है कि आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा स्कॉलरशिप्स वगैरह को लेकर, और पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं सर, मैंने कभी स्कॉलरशिप्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये वही सोशल मीडिया वाले प्रलोभन है जो आपको अपनी साइड अट्रैक्ट करने के लिए सोशल मीडिया देता है। इसके अलावा मेरे को कभी भी वो नहीं लगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसी मतलब चीज़ें हैं जहाँ पर आपको पैसा नहीं देखना चाहिए। अगर आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन चाहिए और अच्छी हेल्थ चाहिए तो पैसा आपको देना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगी। जहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे इसकी तरफ स्कॉलरशिप्स और बाकी चीज़ें देखोगे, वहाँ आपकी ये दोनों चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। बिल्कुल। तो नहीं देखा, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कभी पैसा नहीं देखा सर। तो कभी दिमाग में आया नहीं कि स्कॉलरशिप्स मिल भी जाती हैं और शायद मिल भी जाती ईजीली, लेकिन नहीं सोचा। बाकी चीज़ें देखी कि ये बेटर है, ये यहाँ है, ये हमारी नॉलेज में रहेगा, आप लोगों के सपोर्ट में रहेगा, पूरा मतलब ओवरऑल सुपरविज़न था, तो ये चीज़ तो कभी भी फील नहीं हुई। पैसा तो लगेगा तो निकल भी जाएगा अगर बच्चे कुछ कर लेंगे तो, वो कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि पढ़ाई अच्छी हो। हर्ष की यंगर सिस्टर भी जैसे अब
मैथ्स ऑप्ट करना चाहती है, जेईई एडवांस की तैयारी करना चाहती है, तो हर्ष की 2 साल की जर्नी से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आप अपनी यंगर डॉटर के लिए पर्टिकुलर रहेंगी, और कुछ ऐसे लेसन्स जो कि आप और बेटर वे में अप्लाई कर पाएंगी? बेटर वे, जैसे हर्ष के लिए हमें थोड़ी खोजबीन करनी पड़ी थी यहाँ तक आने के लिए। अभी हमारी खोजबीन ख़त्म है। मतलब डायरेक्ट माइंडसेट है कि आरजी जाना है, पढ़ना है, वहाँ पे जैसा सर बोले वैसा करना है। हाँ। तो ये चीज़ें तो दिमाग में है और वो भी देख रही है। 2 साल से उसने अपने भाई को पढ़ते हुए तो देखा ही है, और उसका डिसिप्लिन भी देखा है, बहुत कुछ सीखा है। मतलब थोड़ा बहुत तो उसके अनकॉन्शियस माइंड ने लिया ही होगा उन सब चीज़ों को 100%। तो जब वो यहाँ आएगी, उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो उसे अजीब सा कुछ भी नहीं लगेगा। उसे ऑलरेडी एक फैमिली जैसा माहौल मिलेगा कि यहाँ ऐसा ही होता है और यही सिस्टम है और ऐसे ही पढ़ना है। तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं सोचना उसके बारे में। वो जो भी करना चाहेगी, मैथ्स लेगी, बायो लेगी, वॉटेवर, वो भी सर आप लोगों की गाइडेंस में रहेगा कि वो किस में ज़्यादा अच्छा कर सकती है। अपन उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। जी मैम, आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं और काफ़ी केसेस आपके पास इस एज ग्रुप में आते होंगे जो कि पेरेंट्स ओवर स्ट्रेस में होते हैं और हाइपरटेंशन में होते हैं, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, उनके करियर की उनके करियर को लेकर। तो आप 2 साल के अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और अपने मेडिकल प्रोफेशन के वास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि एक तो बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना है। वो जो करना चाहें, जैसा करना चाहें, उनको करने दो। कोई अगर उनका माइंड सही रहेगा, उनके दिमाग में कोई प्रेशर नहीं रहेगा, हम सपोर्ट में रहेंगे, तो वो कुछ अच्छा 100% करके निकलेंगे। और एक प्रेशर डाल के अगर हम उनसे कुछ भी करवाएंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, पेरेंट्स का ये रोल होना चाहिए कि घर में बच्चों को एनवायरनमेंट दे दें अच्छे से पढ़ाई के लिए, वो जैसा चाहते हैं उन्हें उसमें सपोर्ट करें। सुपरविज़न हमेशा ज़रूरी है। आप बच्चों को एकदम फ्री स्टाइल नहीं, मतलब लुक आफ्टर ज़रूरी है, उसके साथ में सुपरविज़न भी ज़रूरी है, क्योंकि सब बच्चे एक से नहीं होते हैं। कुछ बच्चे डिस्ट्रैक्शन की तरफ बहुत जल्दी जाते हैं, तो अगर पेरेंट्स नहीं देखेंगे तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बाकी मेंटली बच्चों को सपोर्ट करना, उन्हें अच्छा खाना खिलाना, उनका ध्यान रखना, और पढ़ाई को लेकर अगर उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो सॉल्व करना, कभी ज़रूरत पड़े तो काउंसलिंग। सबसे ज़रूरी चीज़ तो काउंसलिंग ही है कि आप बच्चों को कैसे काउंसिल कर रहे हो, वो उनका दिमाग किस तरफ जा रहा है। मतलब उन्हें अपना भला और बुरा पता होना चाहिए। और ये 2 साल सभी बच्चों का ऑलमोस्ट प्यूबर्टी टाइम होता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं बच्चों में जो उनके माइंडसेट को चेंज करती है। तो उस समय पेरेंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर मैं तो यही बोलूँगी कि अपनी लुक आफ्टर में रखना चाहिए और पूरी तरह से मेंटली और फिज़िकली जो भी उन्हें सपोर्ट चाहिए वो देना चाहिए। एक फाइन लाइन होती है एक्चुअली माइक्रो मैनेजमेंट में और मैक्रो मैनेजमेंट में। मतलब एज अ मदर पर्टिकुलरली आप बच्चे को मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जर्व करते हो और आप माइक्रो मैनेज करने लगते हो कि भाई पढ़ाई का ब्रेक हो और बच्चा नहीं पढ़ रहा है या कभी उसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप टोक रहे हो। और मैंने बहुत सारे मतलब केसेस में देखा है जहाँ पे कि घर में बहुत स्ट्रेसफुल माहौल बन जाता है, पर्टिकुलरली मदर्स के साथ में, क्योंकि मदर्स वो माइक्रो मैनेजमेंट से अपने आप को हटा नहीं पाती हैं। तो आप मतलब बच्चे को स्पेस देने से रिलेटेड, एक फ्रीडम देने से रिलेटेड, बट देयर इज़ अ फाइन लाइन, जैसा आपने बोला कि आपको देखना भी है बट एट द सेम टाइम हाइप ओवर भी नहीं करना है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपका ये होना चाहिए कि बच्चे को उसका भला और बुरा आप बैठा के समझाओ। कभी कभी आप उसको काउंसिल भी करो कि तुम अभी अपनी स्टडीज़ को और करियर को टाइम दोगे तो ये 2 साल तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ बना सकते हैं, और नहीं टाइम दोगे तो बहुत कुछ बिगाड़ भी सकते हैं। तो काउंसलिंग आपको करनी है। बाकी टोका टाकी तो सर आजकल के बच्चे कोई भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, और बल्कि उसको और नेगेटिव सेंस में लेके जाते हैं कि आप हमारे पीछे पड़े रहते हो, या आपको पता ही क्या है हमारी इस फील्ड के बारे में जो आप हमें समझा रहे हो। तो ये सब बल्कि हमें उल्टा ही सुनना पड़ता है इन चीज़ों को लेकर के। तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई को लेकर टोका टाकी नहीं, उनकी करियर पे काउंसिल करना चाहिए कि 2 साल आपको अपनी लाइफ के बनाने हैं। आफ्टर दैट आपकी लाइन फिक्स हो गई तो लाइफ में एंजॉयमेंट तो अपने आप आ जाएगा। तब आप कई चीज़ें एक्सप्लोर करोगे और उस समय हमारे टोकने का कोई मैटर ही नहीं रहेगा। मतलब आपने अपना करियर बना लिया तो मुझे नहीं लगता कि घर में कोई भी फिर आपके बच्चे को कहीं भी टोकेगा। तो बच्चा भी इंजॉय करता है। जैसे अब हर्ष की लाइफ जो हो गई है, अब
ये जो हमें बोलता है हमें वो करना ही है। हालांकि हम पहले भी ध्यान रखते थे इस चीज़ का, लेकिन अब और ज़्यादा वो कमेंडेबल हो गए हैं इस चीज़ के लिए कि नहीं, वो कुछ बोल रहा है तो हमें उसको कंसर्न करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये फ़र्क आ जाता है जब बच्चे करियर बिल्ड कर लेते हैं, तो पेरेंट्स अपने आप आगे बढ़ जाते हैं, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी आगे बढ़ते हैं। तो हमें उस चीज़ को बच्चों को समझाना है कि करियर पे ध्यान दें, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, अपने टीचर्स की काउंसलिंग में रहें, पेरेंट्स की काउंसलिंग में रहें। टोका टाकी करने से तो कुछ नहीं होगा, सुपरविज़न ज़रूरी है बस, कि वो कुछ गलत ना करें। जी। आरजी के जो ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस होते थे, एज अ पेरेंट आपको हर्ष के साथ और यंगर डॉटर के साथ डील करने में कैसे हेल्प मिली उन काउंसलिंग सेशन से? क्योंकि एज एन एडल्ट, एज अ डॉक्टर, जब हम दूसरों के बच्चों के साथ डील करते हैं तो और खुद के बच्चे में एक इन्वॉल्वमेंट का डिफरेंस आ जाता है, वहाँ आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो काउंसलिंग सेशंस ने कैसे आपको मतलब अब इन सब चीज़ों में मदद करी? काउंसलिंग सेशन सर मैंने आपके मतलब सारे ही लिए हैं। जब मुझे अगर टाइम नहीं मिला तो मैंने, जब मुझे टाइम मिला तब सुने हैं यूट्यूब पे। तो उनमें सारी चीज़ें मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट वाली ही होती थी। जैसे हम डिफरेंस नहीं कर पाते थे 10th तक के मार्क्स और 11th-12th के मार्क्स। अगर हम वैसे बच्चों से एक्सपेक्ट करते कि अरे तेरे 100 में से 100 क्यों नहीं आए या 99 क्यों आए, तो हो सकता है हम भी फिर वो टोका टाकी और वो सब करते रहते, इनको मेंटली प्रेशराइज करते रहते। तो वो काउंसलिंग से ही ये चीज़ें समझ में आई कि जेई इज़ वो डिफरेंट लेवल है। वो आप 10th-12th की पढ़ाई से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। बोर्ड्स के ऊपर जैसे था, तो बोर्ड्स को लेकर हमने कभी भी प्रेशर नहीं डाला, बस दिमाग में यही था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो तुम कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोर्ड्स में भी 75% लाने हैं, तो थोड़ा बहुत ध्यान दे करके उसके लिए ज़रूर मैं इसको टोकती थी कि ये बाकी 2 सब्जेक्ट भी थोड़ा बहुत देख लें। पता पड़ा IIT निकल गया और बोर्ड्स में मार्क्स रह गए, तो उसके लिए भी आपके काउंसलिंग सेशंस में इनको बताया गया और कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो वो भी इन्होंने बहुत अच्छे से, बोर्ड भी मतलब बहुत इजीली क्लियर किया, कोई इशू नहीं आया। हालांकि मुझे बहुत डर था मन में कि ये उन 2 सब्जेक्ट्स में क्या करेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स निकालने के बाद बाकी क्या होगा। तो काउंसलिंग ने तो बहुत सारी जगह हेल्प करी कि जैसे आप न्यूट्रिशन के लिए बोलते थे कि डाइट वगैरह के लिए भी आपने शायद काउंसिल किया, तो इन्होंने अपनी डाइट पे भी ध्यान दिया। मतलब बच्चों को भी काउंसिल किया, तो जैसा इन्होंने बोला मैंने भी उठना बैठना, क्या करना है, बच्चों को कैसे सोशल मीडिया से दूर रखना है, टीवी को बंद रखना है, बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना है, घर फैमिली के फंक्शंस वगैरह जो होते हैं उन सब में मतलब कैसे सपोर्ट करना है, वो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी काउंसलिंग सेशन से सीखने को मिली। इवन एक आध काउंसलिंग सेशन तो हर्ष के दादा ने भी आपका देखा था, तो वो भी बहुत हैप्पी हुए थे कि, और एक पॉजिटिव माइंडसेट की, वही चैलेंजेस लेना और एक्सेप्ट करना। तो वो हमारे घर में वैसे भी शुरू से है कि हर चीज़ को चैलेंज ले करके आगे बढ़ो। मतलब वो आज 70s में है, तब भी उनके यही सेंटेंस होते हैं कि अच्छा ये काम है तो इसको चैलेंज लो और इसको कंप्लीट करो। अभी भी इसको यही कहते हैं वो कि चैलेंज लो और आगे बढ़ो, चैलेंज लो और ये करो, चैलेंज लो और ऐसा करो। तो हमेशा लाइफ में न्यू न्यू चैलेंजेस आते रहते हैं, उनको एक्सेप्ट करना और उन पे आगे बढ़ना, ये आपकी भी यही काउंसलिंग हमेशा रही है। तो वो हर तरह से हेल्पफुल रही है। हर्ष ने भी चैलेंज लिया और उसको कंप्लीट किया। सर हर्ष, मामा ने बताया था मुझे पीटीएम की ड्यूरेशन में कि आप अपने दादा के बहुत क्लोज हैं और दादा भी आपके पढ़ाई को रेगुलर मतलब देखते रहते हैं, आपसे बात करते रहते हैं। तो ओवरऑल दादा के साथ एसोसिएशन ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे इन्फ्लुएंस किया और पढ़ाई में कैसे हेल्प करी? मतलब मेरे दादा तो आज भी मतलब 70s की एज में भी काम करते हैं, तो वो देख के लगता है कि मुझे भी मतलब इतना करना है कि मैं भी मेहनत करूं, ये सब करूं। तो वो देख के लगता था और वो मोटिवेट करते रहते थे मुझे, तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद था। हाँ, ठीक है। हर्ष, क्लास 12th में जब जेई मेन का एग्ज़ाम आने वाला होता है सेशन 1 का, और फिर बोर्ड्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, आपको प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी होती है, बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर उसके बाद में सेशन 2 आ जाता है, तो ये पूरा एक ओवरवेलमिंग सा हो जाता है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है जेई मेन में, सेशन 1 में आप पहली बार एक ऐसे एग्ज़ाम में जा रहे होते हो जहाँ पे स्टेक्स हाई हैं, इससे पहले कभी आपने ऐसा एग्ज़ाम नहीं दिया होता है। तो वहाँ कैसे टीचर्स की गाइडेंस ने, पेरेंट्स के सपोर्ट ने और आपके खुद के माइंडसेट ने आपको हेल्प किया? मतलब माइंडसेट तो यही था कि अगर आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ चैलेंजिंग चीज़ तो आएगी, वरना फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो मतलब उस जेई मेन के एग्ज़ाम को वही लड़ने की माइंडसेट से देखा और फिर देकर आए। ठीक है। बच्चे जैसे रैंक को लेके काफ़ी कंसर्न होते हैं, कितनी रैंक आ रही है, क्लास में मैं कौन से नंबर पे स्टैंड कर रहा हूँ, पेरेंट्स की भी कंसर्न रहती है।
तो जेई एडवांस्ड हो या नीट हो, ये आप इसमें कंपटीशन वर्ड काफ़ी यूज़ में लेते हैं, तो और हम कंपटीशन वर्ड को जस्ट अवॉइड करते हैं। तो ये कंट्रास्ट आपने क्या मतलब क्लास में देखा, उससे कैसे आपको फ़ायदा मिला? मतलब जैसा कि हमको बताया गया था कि तुम्हारा कंपटीशन खुद से है, किसी और से सोचोगे तो फिर ऐसे तो कहीं मतलब दिक्कत आएगी कि तुम अपने आप से लड़ो, दूसरों से लड़ने की सोचो मत। तो वही मेरा माइंडसेट भी ये था कि मैं अपने आप से आगे बढ़ने की सोचता था। बहुत अच्छा। चाहे क्लास 11th के बच्चे हो, क्लास 12th के बच्चे हो, आप उनको अपनी तरफ से फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे फॉर जेई प्रिपरेशन? मैं सबसे पहली चीज़, क्लास में जो भी चल रहा है उस चीज़ को पूरी तरीके से फॉलो करो। टीचर जो बता रहे हैं घर आके उसको भी वापस से पढ़ो, और जैसा टीचर्स बोलते हैं उसी लाइन पे चलते रहो, तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैम, आप पेरेंट्स को क्या अपनी तरफ से एक फाइनल वर्ड ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे? फाइनल वर्ड ऑफ एडवाइस यही है कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो, जैसा उनको बताया जा रहा है वो एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करें पूरी तरह से, चाहे वो डाइटरी न्यूट्रिशन का हम ध्यान रखें, अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखें, वो ओवरऑल वो सही रहेंगे तो सब कुछ सही करेंगे। और बाकी सुपरविज़न ज़रूरी है हर तरह से कि वो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हैं कहीं पे, थोड़ा बहुत लोग सुपरविज़न ज़रूरी है। बाकी पेरेंट्स का तो मेन रोल लुक आफ्टर का है, और जब बच्चे डिवोट हो जाते हैं पूरी तरह से अपने टीचर्स के लिए, तो हमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है सर। मैम, आपके मेडिकल बैकग्राउंड के बेसिस पे मैं पूछना चाहूँगा, ये जो 16 से 18 ईयर्स की एज है, जब बच्चे क्लास 11th और 12th में होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, आप फिज़िकली इवॉल्व हो रहे होते हैं, मेंटली इवॉल्व हो रहे होते हैं, न्यूट्रिशन का इस समय क्या रोल होता है? न्यूट्रिशन का तो बहुत ही बड़ा रोल है, जहाँ तक मैं सोचती हूँ। मैं जैसे आयुर्वेद फील्ड से हूँ सर, तो हमारे यहाँ पर एक स्वर्ण प्राशन संस्कार होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों में माइंड सेट करने में जो हमारे ऋषियों मुनियों ने लिखा है, मैंने हर्ष का वो संस्कार बहुत प्रॉपर तरीके से किया है। इवन अभी भी मैं इसको गोल्ड और ये सब एडमिनिस्टर करती हूँ, जिससे इसकी जो माइंड की सेल्स हैं वो टाइम टू टाइम रिज्यूविनेट होती रहे। मतलब आयुर्वेद जो है वो रिज्यूविनेट भी करता है, मतलब स्वास्थ्य की रक्षा करना भी आयुर्वेद का काम है। तो वो वाली जो है वो मैं बेसिकली ध्यान रखती हूँ कि ये जल्दी से बीमार पड़े ही ना। पहली बात तो ये है कि हम अपने बच्चों का इस लेवल तक ध्यान रखें, उनकी डाइट ऐसी हो, कब क्या खाना है, उनके न्यूट्रिशन में जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे ये नहीं खाता था तो सर मैंने हमेशा जूस के रूप में इसको दिया है। इसको वैसे ये कभी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाता, तो मेरा डेली का रूटीन था कि हेल्दी इसको जूस देना ही देना है, ड्राई फ्रूट्स एडमिनिस्टर करने ही करने हैं, और इन सब के साथ में मैंने इसका स्वर्ण प्राशन हमेशा किया है। अभी भी जैसे ही वेदर चेंज होता है तो मेरा फर्स्ट मोटिव रहता है कि ये बीमार ना पड़े, उसके लिए मुझे क्या क्या ध्यान रखना है, इनकी पसंद का न्यूट्रिशियस खाना घर में ही बना करके देना, ये सब चीज़ों का ध्यान रख के। और डाइट का तो बेसिकली यही है कि जो हम वेजिटेरियंस हैं तो हमें प्रोटीन वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चों की डाइट में प्रोटीन किस तरह से ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल्स कैसे ऐड कर सकते हैं जिससे इनका पेट ठीक रहे, फाइबर भी इन्हें प्रॉपर मिले, प्रोटीन भी मिले, कार्ब्स और फैट हमें ज़्यादा नहीं देनी है, नहीं तो बैठे बैठे वेट पुट ऑन कर लेंगे तो बाकी दूसरी प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी। तो वो सबको ध्यान में रखते हुए डाइटरी मैनेजमेंट तो हमेशा रखा ही है। मतलब एक सिस्टमेटिक वे में घर में वैसे भी रहता है कि सुबह उठते ही आपको ये लेना है, ऐसे ड्राई फ्रूट, मतलब फर्स्ट मील जो है वो आपका फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, साथ में जो है आपने दूध लिया, ये आपका फर्स्ट मील है। उसके बाद में लंच प्रॉपर, और डिनर हम लोग लाइट वे में करते हैं जिससे आपको रात को नींद ना आए। ये भी सर आपकी उसमें काउंसलिंग में मेरे ख्याल से ये भी एक पार्ट था कि रात को हैवी नहीं खाना है, मतलब अगर 2 रोटी की भूख है तो आधी रोटी कम खाओ जिससे नींद ना आए, आलस ना आए, तो वो भी एक पार्ट था। तो हर्ष जैसे कुछ इसकी पसंद की सब्जियां थी तो बहुत अच्छे से खाना खाता था, लेकिन इसने अपनी डाइट भी ऑलमोस्ट आधी कर दी थी कि नहीं इसको खा के फिर मुझे नींद आएगी, तो ये भी एक पार्ट था सर, मैं आपको बताना भूल गई कि ये भी एक आपका पार्ट था। तो मैंने उस चीज़ों को वैसे बैलेंस किया कि मैंने ड्राई फ्रूट्स प्रॉपर देना है, मैंने फ्रूट्स प्रॉपर देना है, मैंने जूस वगैरह प्रॉपर देना है। इवन मैं यहाँ पे डेली आती थी, मुझे गार्ड भी जानता है कि मैडम 3 से 4 के बीच में आएगी जूस देने, चाहे कैसे भी। अब वो ये क्या करते थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मेरी तरफ से डाइट का पूरा ध्यान रखा है कि एक
सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें ताकि कोई कमी ना हो बॉडी में, प्रोटीन्स वगैरह प्रॉपर मिले और माइंड चले, उसका पूरा ध्यान रखा जाए। हर्ष, एक डेली रूटीन आपका फिक्स्ड, ऑलमोस्ट फिक्स था 2 साल की ड्यूरेशन में, अब पढ़ाई को लेकर, अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर? जब क्लासेस चलती थी तब फिक्स था, जब क्लासेस ख़त्म हो गई तब थोड़ा अलग हुआ, लेकिन तब फिक्स था ऑलमोस्ट। मतलब एक प्रिडिक्टेबल रूटीन होता था, डेली आप क्या कर रहे हैं, ऐसे चेंज नहीं होता रहता था, और डेफिनेटली उसको आपको पढ़ाई को मैनेज करने में काफ़ी हेल्प मिली होगी। यस, बहुत अच्छा। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अजमेरा एंड हर्ष, हमारा इतना ओपन डिस्कशन रहा और आपने इतनी अच्छी तरह से बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए इतनी सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। आई एम श्योर जो भी इस सीरीज़ के पॉडकास्ट को देखेंगे बहुत अच्छी तरह से बेनिफिट होंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और बड़े खुश होकर इत्मीनान से आप पढ़ाई कर पाएंगे। बच्चों, बस मेन चीज़ ये है कि आप एक बार अच्छे टीचर्स के सुपरविजन में हो तो बस टीचर्स को आप वर्ड बाय वर्ड फॉलो करना स्टार्ट कर दो। जैसा मैम ने बोला कि भाई उंगली अपनी पकड़ा दो, अपने आप आपको लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। तो बस खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए अच्छी तरह से, और ये समय है अपने आप को बिल्ड करने का, अपनी लाइफ को कंस्ट्रक्ट करने का, तो पूरा ध्यान उसी में लगाएं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। Thank you, sir. थैंक यू। तो बच्चों, हर्ष की कहानी हमें यही सिखाती है कि करेक्ट मेंटरशिप, प्रॉपर हैबिट्स, डिसिप्लिन्ड कंसिस्टेंट स्टडीज़ और घर का लविंग सिक्योर्ड एनवायरनमेंट यदि हो तो आप मनचाही सफलता हासिल कर सकते हैं। तो अपनी जर्नी को एंजॉय करो, अच्छी हैबिट्स मेंटेन करो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, सफलता खुद आपके पास आएगी। थैंक यू।